guys, welcome back to Walk with me. I am Vishaka and I had a stroke when I was 24 years old. If you want to know anything about my stroke journey, please go and watch my previous videos. आज मैं बात करूँगी उन 15 चीज़ों के बारे में जो काश मुझे या मेरे फैमिली मेम्बर्स को किसी ने स्ट्रोक रिकवरी की शुरुआत में बताई होती। स्ट्रोक रिकवरी की कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर कोई आपको बोलता है कि सिर्फ 3 महीने या 6 महीने या साल भर ही रिकवरी होती है तो वो एक मिथ है। रिकवरी थ्रू आउट द लाइफ होती है, बट हाँ, जो शुरू के 3 से 6 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपी पे ध्यान देना चाहिए। आप अपनी रिकवरी को किसी से कंपेयर ना करें। किसी भी 2 इंसान का स्ट्रोक एक जैसा नहीं होता। आपके घर में स्ट्रोक पेशेंट है या आपको स्ट्रोक हुआ है तो अपनी रिकवरी आप किसी से कंपेयर ना करें। आपकी रिकवरी सिर्फ आपकी रिकवरी है। किसी को ब्रेन इंजरी होती है, किसी को क्लॉटिंग होती है, किसी को ब्लीडिंग होती है, तो हर किसी का रिकवरी टाइम अलग होता है। स्ट्रोक रिकवरी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिला था, आप कितने जल्दी हॉस्पिटल गए थे, कितने जल्दी आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो हुआ था, उसके बाद आपने लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करी, आपने डाइट क्या खाया और आपका रिहैब कैसा रहा। तो कभी भी ये सोच के निराश मत होइए कि आपका जो स्ट्रोक रिकवरी है बहुत स्लो हो रहा है, या आप किसी पेशेंट से हॉस्पिटल में मिलते हैं और आप उनसे दोबारा मिलते हैं, वो आपसे जल्दी ठीक हो गए, या आपके कोई दूर के रिलेटिव या दूर के फ्रेंड जो आपके नोन में थे उनको स्ट्रोक हुआ था वो जल्दी ठीक हो गए। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। कोई भी अगर आप बोलते हैं कि आपकी स्ट्रोक रिकवरी बहुत स्लो है तो आप इस चीज़ को दिल पे मत लगाइए। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिहैबिलिटेशन। कितना भी प्रे करिए, कितना भी आप उम्मीद करिए, बट अगर आप रिहैब प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपकी रिकवरी काफ़ी स्लो होगी। स्ट्रोक के बाद जितना जल्दी हो सके रिहैबिलिटेशन शुरू कर देनी चाहिए। जो पेशेंट है मोस्टली उनका रिहैबिलिटेशन आईसीयू में ही स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप उनको घर लेके आ रहे हैं तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें कि आप उनका रिहैबिलिटेशन रोक दें। आप अच्छे से अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढिए और उनका घर पे ही रिहैब कराइए। जितना ज़्यादा रिहैब होगा और वो उतने जल्दी ठीक होंगे। तो रिहैबिलिटेशन एक स्ट्रोक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऑप्शनल नहीं होता कि अगर आप घर पे आए और आपने रिहैबिलिटेशन छोड़ दिया, आप सोच रहे हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, तो स्ट्रोक के केसेस में ये चीज़ नहीं होती। वो रिहैबिलिटेशन कंटिन्यू करना है और करना चाहिए जब तक आपसे पॉसिबल हो सके। आई नो जो रिहैब का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपकी लाइफ फर्दर बेटर हो सकती है। आप मानिए कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी आपके थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, बट आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ आप एक लाइफ टाइम डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं होती। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको सुनने को मिलेंगे, लोग आपको रिकमेंड करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना माइंड क्लियर रखना है कि इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देना है। अलोंग द वे आपके रिहैबिलिटेशन के बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आप बाकी चीज़ों को अपना मेन थेरेपी नहीं बना सकते और थेरेपी को ऑफ साइड नहीं रख सकते। अगर बात करें एक्यूपंक्चर का, आप बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, आप बात करें मसाज का, एजुकेट योरसेल्फ, आप पढ़िए उसके बारे में, रिसर्च करिए, लोगों से पूछिए। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी थेरेपी आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैंने अपने लिए एक्यूपंक्चर लिया था और मेरे को लगता है एक्यूपंक्चर मेरे लिए काफी इफेक्टिव था, बट वो हर किसी पे डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं, उस डॉक्टर को एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बिकॉज एक्यूपंक्चर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम पे कैसे घर पे आकर चीजें करी। इट्स नॉट जस्ट कि आप एक चीज लेके आप बैठ गए और उसी पे भरोसे कर रहे हैं। आपको चीजें एक्सप्लोर करनी है, एजुकेट करनी है, पढ़ना है, सीखना है और जितना हो सके अपने लिए एडवोकेट करना है। आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पूरी बॉडी अफेक्टेड है, आपकी वॉइस चली गई है, तो आप डेफिनेटली स्पीच थेरेपी फर्स्ट फ्यू मंथ्स में लगवा लीजिए। स्पीच वापस आ जाती है और जरूरी नहीं है कि पूरे फ्लुएंटली बोल सके या आप तुरंत ही बोलना स्टार्ट कर सके, बट येस, इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट विल नॉट कम बैक। अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलता है कि आप ये ट्रीटमेंट लो, आप ये कराओ, आप यहाँ पे जाओ, वो करो, तो आपको खुद समझना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसका फीस क्या लगेगा। आपको खुद अपने लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपके हैंड में प्रॉब्लम है, जैसे मेरा जो अगर हैंड अभी आप नोटिस कर रहे होंगे ये अभी तक कम्प्लीटली रिकवर्ड नहीं है, तो इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है जो कि आपको अलॉन्ग विथ रिहैबिलिटेशन करना है। रिहैब इज लाइक अ कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें आप एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं एंड डिफरेंट टास्क करते हैं सो दैट आपकी वॉक बेटर हो, आपका बैलेंस बेटर हो। तो उसके अलॉन्ग विथ आपको
आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है जिसमें आपको सिर्फ हैंड एक्टिविटीज सिखाई जाती है, आपको स्पीच थेरेपी करनी है अगर आपकी स्पीच अफेक्टेड है, एंड देयर आर लाइक सो मेनी टाइप्स ऑफ थेरेपी, सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ट्रीटमेंट है इंडिया में अवेलेबल। आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आप अपना रिहैब को मत छोड़िए। जो स्ट्रोक पेशेंट है, अगर मेरे को स्ट्रोक है और मैं केपेबल नहीं हूँ टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ, तो जो भी उनके रिलेटिव्स या केयर गिवर है उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। जस्ट आप चीज़ों के पीछे भाग नहीं सकते, और इनिशियली जो कुछ मंथ उनके लिए बहुत प्रीशियस है, आप प्लीज़ उनको वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इसमें डाइसी है और ये मे भी हेल्प कर सकता है, लेट इट बी, आप उसको बाद में ट्राई करिए, बट इनिशियली आप उनको रिहैब करने दीजिए और आप उनका ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए, स्पीच थेरेपी कराइए, स्टिमुलेशंस कराइए। जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये काम करती हैं, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई थिंक इंडिया में ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। मेरी बात होती है इंस्टाग्राम पे लोगों से, तब मुझे पता लगता है कि वो अभी तक गलत थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करा रहे थे। जब हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको सही चूज़ करना है। क्या मतलब है इसका? जब भी आप फिजियो की बात करें, आपको अपने सोसाइटी में, अपने लोकेलिटी में, अपने स्टेट में बहुत सारे फिजियोथेरेपी दिखेंगे। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आई थिंक हर 2 गली पे छोड़ के एक फिजियोथेरेपी सेंटर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए बेस्ट है। फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको एक्सरसाइज कराएंगे और वो घर चले जाएंगे। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है आपकी वॉकिंग, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, मोबिलिटी, फंक्शनल एबिलिटीज, स्पीच थेरेपी और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं 40 मिनट्स, ऐसे हाथ करा दिया, ऐसे करा दिया, पैर करा दिया, स्ट्रेच करा दिया और घर चले गए। वो रिकवरी नहीं होती। रिकवरी के लिए ऐसी एक्टिविटीज की जरूरत है जो कि आपको डेली लाइफ एक्टिविटीज में हेल्प कर सके। आपको हर्डल क्रॉस करना है, आपको जंप करना है, आपको रन करना है, आपको जॉगिंग करना है, आपको डांस करना है, आपको कुछ कुकिंग एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ भी काम है, इतने केपेबल होने चाहिए कि आप सब कर पाए। तो सिर्फ एक थेरेपी जो आपको एक्सरसाइज करा के चले जा रहे हैं, उससे वो सारी चीज़ें अचीव नहीं हो सकती। जैसे कि फिजिशियन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। तो फिजियोथेरेपी में इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। ऑर्थोपेडिक होते हैं, मसल्स के होते हैं, लंग्स के होते हैं, कार्डियो के होते हैं, बट जो स्ट्रोक से रिलेटेड होते हैं वो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इन्होंने जो बेसिक पढ़ाई होती है वो तो की होती है, बट उसके ऊपर इन्होंने न्यूरो के बारे में पढ़ाई किया होता है, क्योंकि न्यूरो में आपके जो ब्रेन के सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन आपके मसल्स को कैसे कंट्रोल करता है और आपका स्पाइन आपका बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, वो इसकी स्टडी होती है, वो फर्दर स्टडी होती है। ऑर्थो के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या बाकी जो मसल्स के जॉइंट्स के फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, किस चीज़ से ट्रिगर होता है, क्या चीज़ें आपके मसल्स को हेल्प करती है जल्दी रिकवर होने में और क्या चीज़ें आपको हार्म करती है। तो ये सब का नॉलेज होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट को। अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको गलत एक्सरसाइज करा रहा है, गलत ट्रीटमेंट प्लान बता रहा है और गलत नॉलेज शेयर कर रहा है, तो आपकी रिकवरी कैसे होगी? इट्स योर ड्यूटी टू चेक जो भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उनका डिग्री क्या है, उन्होंने कितने पेशेंट्स पे काम किया है और जो पेशेंट्स की रिकवरी रही है वो कैसी रही है। आपका ये हक बनता है जानना। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑब्वियसली आप ये देखते हैं कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना रहा है, उन्होंने कितने पेशेंट्स को ट्रीट करा है, वो पेशेंट्स की रिकवरी कैसे रही है। तो आप इस चीज़ को फिजियोथेरेपी में कंसिडर क्यों नहीं करते? क्यों आप जाके सीधे किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं? आपका जो टाइम और पैसा आप इन्वेस्ट करें फिजियोथेरेपी में, वो आप सही जगह करिए। पूछिए कि आपका एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपने कितने पेशेंट्स हैंडल करे हैं। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपका ये पूछने का हक तो बनता है। मेरा 5th पॉइंट आता है, जो आपका थेरेपी रहता है, जो आप 3 महीने 6 महीने साल भर थेरेपी लेते हैं, उसको असेस करते हैं कि नहीं, उसका एक फ्लो देखना है। वो अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं। आप केयर गिवर हैं, जिस पेशेंट का आप ध्यान रख रहे हैं, आप उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करिए। तो वीडियोस देखने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि पहले मंथ और दूसरे मंथ में क्या डिफरेंस है, दूसरे से तीसरे मंथ में, या पहले मंथ से 6 मंथ में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आप अगर खुद पे एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो, तो इतना नहीं पता लगता है कि क्या बेटर हो रहा है। जब तक वो बहुत बड़े मूवमेंट्स ना आए तब तक इतना नोटिसेबल नहीं होता। फॉर दैट यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड वीडियोस, कीप चेकिंग द प्रोग्रेस,
कीप डिस्कसिंग विद द फिजियोथेरेपिस्ट। हर महीने एक गोल डिस्कस करिए। इस महीने मेरा गोल है कि मैं जंप कर सकूँ, वो गोल कितने टाइम में अचीव कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली आप सीधे जंपिंग पे नहीं जा सकते, स्ट्रेंथनिंग है लेग का, बैलेंसिंग, वो चीज़ बेटर होनी चाहिए। हर 2-3 हफ्तों में वीकली आप थेरेपिस्ट के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए कि आपका जो प्लान है वो क्या रहेगा, किस चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, और वो चीज़ें आप नोटिस करिए वो पहले से बेटर हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है 3 महीने में आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, थेरेपी का कोई हेल्प नहीं हो रहा, तो इट्स टाइम टू चेंज योर थेरेपिस्ट। जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, हमेशा एक क्वेश्चन पॉपअप होता है कि थेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इंक्लूडिंग मी। आई फील थेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैंने भी लाखों रुपए खर्च करे हैं थेरेपी में। आई नो कि हर कोई इस पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के लिए ये फिजिबल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़े पैसे जमा करके, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है थेरेपी अफोर्ड करने का, थोड़े से पैसे जमा करके आप कंसल्टेशन लीजिए एक फिजियोथेरेपिस्ट से जो न्यूरो की फील्ड में है। उनसे आप मंथली एक प्लानर बना लीजिए, उनसे आप 2 या 3 सेशन ले लीजिए, पूरे एक्सरसाइजेस समझ लीजिए, उससे घर पे करिए। वो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से ये चीज़ पूछे कि कौन सी मसल अफेक्टेड है, कौन से मसल में स्टिफनेस आ रही है और कौन से मसल्स में हम काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे फिजियोथेरेपी के तरीके बताए गए हैं, आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनी वे एनी हाउ थेरेपी करना ही करना है। आप वीडियोस देख के करिए, डॉक्टर्स के पास जाके करिए, या एक बार डॉक्टर से मिलके फिर खुद से करिए, पर आपको थेरेपी कभी स्टॉप नहीं करनी है। इनिशियली 1 साल तो आप प्लीज़ ज़रूर करिए। जो भी रिकवरी का टाइम होता है वो हमेशा बोला जाता है कि 3 से 6 महीने आपका जो क्रूशियल टाइम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फास्ट रिकवरी वाली है। इसके बाद भी रिकवरी होती है, पर वो थोड़ी कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। जो पैटर्न्स होते हैं, जो आप गलत पैटर्न्स शुरू में पकड़ लेते हैं, वो आपको चेंज करने में टाइम लग जाता है। उस पैटर्न को तोड़ के नया पैटर्न सीखने में टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो रिकवरी टाइम है वो ख़त्म हो जाती है। वो शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपी पे ध्यान देना है। जो इंडिया में यूजली थेरेपी होती है, इट इज़ मेनली 45 मिनट्स, जिसमें से 10 से 15 मिनट वो स्टिमुलेशंस कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं। या अगर आप दूसरे पैकेज ले रहे हैं जिसमें आप 3 आवर्स के लिए रिहाब सेंटर में हैं या 6 आवर्स के लिए रिहाब सेंटर्स में हैं, पर अगर आप बेसिक थेरेपी का पैकेज लेते हैं जो 45 मिनट्स का है, तो उसके बाद आपको घर में आके कम से कम 3 घंटे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक साथ 3 घंटे बैठ के एक्सरसाइज करने। 1 घंटा सुबह कर लीजिए, 1 घंटा दोपहर को कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, ब्रेक कर करके कर लीजिए। जब भी फ्री बैठे हैं आप हाथ में कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए, हाथ में प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मूवमेंट वापस आएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई यहाँ पे थेरेपी का कोई ऐसा शॉर्टकट मेरिकल कुछ ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके ब्रेन में जो पाथवेज है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन को हेल्प करती है इस वे में कि आपके जो सेल्स डैमेज हो गए हैं वो रिक्रिएट हो सकते हैं। वो रिक्रिएट होने का तरीका ये होता है कि आप जितनी बार एक्टिविटीज़ करते हैं सपोर्टेड, असिस्टिव, वो उतनी बार एक नया पाथवे बनाते रहती है। पर उस पाथवे को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, वो है रिपीटेशन। जितना आप रिपीट करेंगे, जितनी आप बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरा एक नी बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग। नी को आप अगर आप खड़े हैं तो पीछे की तरफ अगर बेंड करेंगे, तो मेरा ये मूवमेंट काफ़ी टाइम तक नहीं आया था। 3 to 4 मंथ्स हो गए थे मेरा ये मूवमेंट नहीं आ रहा था। तो मैंने खुद क्या किया था, अपने दूसरे राइट लेग से जो नॉन अफेक्टेड है उसके सपोर्ट से पेट के बल लेट के उसको कम से कम 50, 100, 200, 300 बार में करते रहती थी। पूरे पूरे दिन जैसे मैं लेटी हूँ, मैं वो एक्टिविटी कर रही हूँ, एंड सडनली वो एक बार में वापस आ गया। एक दिन था जो सडनली वो किक हो गया वापस मोमेंट, और मुझे वो याद हो गया। तो अभी वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। आई वोंट से कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट है और मैं बिल्कुल पहले की तरह कर सकती हूँ। वो वीक है, बट मैं उसको कर सकती हूँ ओनली बिकॉज मैंने उसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस किया है। बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें वापस आ जाती है। और जितने जल्दी आप ये करना स्टार्ट कर देना, जितनी जल्दी रिकवरी के फेज में आप ये सारी चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर दे, उतना बेटर होगा आपकी फर्दर फ्यूचर लाइफ। जो मोस्टली लोग गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मैं फिंगर्स पे ध्यान दूंगा कि मेरे फिंगर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, क्योंकि आपको जो फिंगर्स है वो आपके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड देन जाके फिंगर आता है। तो पहले अपने शोल्डर पे फोकस करना है। आपका शोल्डर थोड़ा सा रिलीज होगा, मतलब शोल्डर में पूरा रेंज आएगा, ऊपर साइड वाइज जाना, एल्बो आपके मूव करना स्टार्ट होंगे, रिस्ट आपके मूव करना स्टार्ट होंगे, तब जाके आपका फिंगर के मूवमेंट्स वापस आएंगे प्रॉपरली। मूवमेंट्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट आपका जो मेनली
कंट्रोल है वो शोल्डर और एल्बो या रिस्ट से ही है। तो आपको पहले इन पे फोकस करना है, इनको स्ट्रेंथनिंग करनी है और इन पे ध्यान देना है, तब जाके आप फिंगर के बारे में टेंशन लीजिए। बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि मेरे फिंगर्स नहीं आ रहे, बट क्या आपका शोल्डर वापस आ गया? क्या आपके एल्बो के मूवमेंट वापस आ गए? क्या आप रिस्ट को अच्छे से मूव कर सकते हैं? नहीं ना। जब तक वो चीजें मूव नहीं होगी आपकी फिंगर्स का मूवमेंट कम रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैर पे तो ध्यान दे रहे हैं, फिंगर्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने शोल्डर एल्बो पे भी इक्वली ध्यान दीजिए और उसको ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करिए, उसके मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके फिंगर्स ठीक होने लग जाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को इग्नोर मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से ही अपने फिंगर्स से हर चीज़ें करवाएं। जो मेरी एक फ्रेंड है जो इंस्टाग्राम के थ्रू बनी थी और उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने बताया कि जो उनकी डॉक्टर थी वो उनको हेल्प करती थी, हाथ को वो फिंगर्स को खोलती थी, चीज़ें पकड़वाती थी और रखवाती थी, तो उससे उनके जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो बहुत जल्दी ठीक हुई। एक अमीडो थेरेपी होता है, उस थेरेपी ने उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बहुत सारे रोबोटिक मशीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। दिस वन रोबोटिक ग्लव्स 45 डेज चैलेंज में मैंने यूज़ किया था, फॉर मी हेल्प नहीं करी, बट देयर आर लाइक सो मैनी एक्टिविटीज़। आपको इस हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है अपने डेली एक्टिविटीज़ में, जो आपको हर डॉक्टर बताते हो। आप इससे ब्रश करिए, तो जैसे मेरे को भी बहुत मुश्किल है उसको हाथ को उठा के ब्रश करना, तो व्हाट इज़ द वे टू डू इट? आप उस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ के ब्रश करिए, सपोर्ट ले लीजिए। तो अपने नॉन अफेक्टेड हाथ के सपोर्ट से जो अफेक्टेड हाथ है उसको पकड़ के आप वो एक्टिविटीज़ करिए, क्योंकि कुछ दिन में जो एक्टिविटीज़ का पैटर्न लर्न हो जाएगा तब आप बिना सपोर्ट के भी वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हमें डॉक्टर्स बोलते रहते हैं, ब्रश करो, आप कंघी करो। हाथ को सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आप एक्यूपेशनल थेरेपी के टाइम जो आप कर रहे हैं, पेग बोर्ड पे कर रहे हैं एक्टिविटीज़, या जो आप क्ले से कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं, आपको उसको डेली एक्टिविटीज़ में इनकल्ज करना है। तो अगर आप वही एक्टिविटीज़ करेंगे अपने अफेक्टेड हैंड से जो आप पहले करते थे, तो आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट होगी। जैसे अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं दोनों हाथ को यूज़ करती हूँ, मोस्टली घर में कुछ कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही हूँ तब मैं दोनों हाथ को यूज़ करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों हाथों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, सो दैट आपको जो मूवमेंट है वो जल्द से जल्द वापस आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गलती से भी स्टिफनेस और स्पैस्टिसिटी और आपके जो बॉडी में पेन है उसको इग्नोर ना करें। जो पहले स्ट्रोक के बाद स्टेज होता है, फ्लैसिड होता है, हाथ और पैरों में मूवमेंट्स नहीं होते, बिल्कुल ही डेड होता है। बट जैसे ही उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो वह एक पैटर्न पकड़ लेता है। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो हाथ ऐसे रहने लग जाता है, टाइट हो जाता है, जो हाथ ऐसे खुला रहता है इनिशियल स्टेज में वो बंद हो जाता है। पर इस बंद वाले स्टेज का नेक्स्ट वाला जो स्टेज होता है उस पे आपको पहुंचना है। आपको स्टेज पे नहीं रुकना है, आपको स्टेज से फटाफट जितना जल्दी हो सके वापस निकलना है। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, स्प्लिंट्स होते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने एक रिस्ट का सपोर्ट पहना हुआ है कि मेरा हाथ भी ऐसे चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो आपके मूवमेंट्स खुद से आ रहे हैं, लाइक खुद से अपना हाथ बेंड हो रहा है, खुद से रिस्ट बेंड हो रहा है, या आपके खुद से पैर आपके टेढ़े जा रहे हैं, उन मूवमेंट्स को रोकना है। उसके लिए काफ़ी चीज़ें बनी हुई है, जैसे स्प्लिंट्स बने हुए, हैंड का स्प्लिंट है, एल्बो का स्प्लिंट है, और शोल्डर के लिए भी आता है, जो आपके शोल्डर लाइक ऐसे जाने लग जाते हैं उसके लिए भी आता है, पैरों के लिए भी स्प्लिंट है, क्योंकि ये तो हर किसी के साथ होना है, ये मूवमेंट्स तो हर किसी के साथ आने हैं। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, डिवाइसेस, टूल्स बनाए गए हैं। आप प्लीज़ उसको परचेज़ करें, उसको यूज़ करें। अमेज़ॉन पे मिलता है, या आप किसी भी लोकल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कस्टमाइज़ करके बनवा सकते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ ऑल दैट स्प्लिंट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट आपके जो बॉडी का जो बोन का स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली ऐसे ना हो जाए। दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर ऑल द केयर गिवर्स। आप अपने जो भी पेशेंट है उसको अपने ऊपर डिपेंड मत कर लीजिए। मुझे पता है कि जब इनिशियली कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, पार्टनर, जो भी है वो बीमार होता है तो आपको एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है उनके साथ, यू वांट टू हेल्प देम। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर पाए और वो पेन में ना रहे या उनको कोई तकलीफ ना हो। तो इसमें हम क्या गलती करते हैं कि हम उनका सारा काम करने लग जाते हैं। आप उनको अपने ऊपर डिपेंड करवा लेते हो, कुछ भी काम करना है हम करके देंगे, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। यू शुड ओनली सपोर्ट जो बिल्कुल नेसेसरी है। अगर वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे, बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रहे, ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे, तब आप हेल्प करिए। बट अगर आपने इनिशियली कुछ महीनों में उनको अपने ऊपर डिपेंड करा लिया और आप करे जा रहे हैं तो वो लाइफ टाइम आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल फॉर यू ऑल्सो। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर आप उनकी हेल्प कर देंगे, बट आप लाइफ टाइम उनका काम नहीं कर सकते। जस्ट हेल्प जो भी बेसिक चीज़ है, अगर उनका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी नॉन इफेक्टेड है, अगर वो चल
चल रहा है तो आप उसमें दीजिए खाना खाने के लिए कि आप इससे खाना खाओ, आप खुद से ग्रूमिंग करो, क्योंकि जब वो पेशेंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है ना, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है टू रिकवर। बट अगर उनको पता है कि राइट हैंड से ही चलो मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, जो नॉन अफेक्टेड हैंड है उसी से मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड जो अफेक्टेड हैंड है उसको भी इन्वॉल्व करने लग जाएंगे। तो आप उनको डिपेंडेंट मत बनाओ, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाने की तैयारी कराओ कि कोई भी वो काम आपसे हेल्प मांगते हैं, आप पहले बोलो कि आप खुद से ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। तो इनिशियली व्हाट हैपेंस कि जो पेशेंट है वो उस चीज़ से मना करेगा। नेचुरली जब किसी का कुछ बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ट्रॉमा होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को देखें जिनका हाथ कट गया या पैर कट गया, उनका जो ट्रॉमा होता है वो हमें दिखता है, क्योंकि हमें पता है कि उनका हाथ कट गया या पैर कट गया। बट ब्रेन इंजरी में हमें चीज़ें दिखती नहीं है तो हम समझ नहीं पाते। पर ट्रॉमा इक्वली होता है, क्योंकि उनके हाथ में कोई मूवमेंट नहीं है, उनको फील नहीं हो पा रहा, हाथ पैर फील नहीं हो पा रहा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक द डिप्रेशन, एंजाइटी, जो हर किसी को होती ही होती है। इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ रिकवरी, बट उस स्टेज में ज़्यादा नहीं रुकने देना होता है। डिप्रेशन है, पता है, एंजाइटी है, तो उस चीज़ को आप हेल्प करिए, समझिए। आप पेशेंट पे चिल्लाइए मत, आप पेशेंट के पास टेंशन मत क्रिएट करिए, आपस में चिक चिक मत करिए, आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो अवॉइड करिए। आप एज अ पेशेंट खुद भी इंसान को ये करना चाहिए कि आपके साथ जो हुआ वो किसी और की गलती नहीं है, वो आपकी भी गलती नहीं है। तो इस चीज़ को सोच सोच के क्यों हो गया, मैंने क्या गलती थी, आप अपने आप को प्लीज़ नेगेटिव स्पेस में मत डालिए, या आपके जो भी केयर गिवर है आप उन पे शाउट मत करिए। ट्राई करिए कि आप उनको समझ सके कि उनके ऊपर कितना बर्डन है खुद का और आपका। तो केयर गिवर को भी ये समझना चाहिए कि जो पेशेंट है उसका बहुत ही एक ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, मेडिसिन खा रहे होते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो अनॉयड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स होता है। सो एक थोड़ा सा आपस में पीस बना के रखना चाहिए, आपस में समझना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है, बैठ के बात करिए उनसे, समझने की कोशिश करिए उनके जो भी इमोशंस है। मैं नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो मेडिकेशन जितने टाइम फ्रेम के लिए दिया गया है, जो फॉलोअप्स दिए गए हैं, जो MRI CT स्कैन्स आपको करवाने हैं और जो ब्लड टेस्ट आपको करवाने हैं वो आपको करवाने ही चाहिए। अगर आपको सप्लीमेंट्स खाने के लिए बोला तो आप खाने चाहिए, आपका एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है तो आपको लेना चाहिए। डोंट मिस इट, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक वापस आने के। तो जस्ट डोंट मिस योर मेडिकेशंस। टाइमली आप एक अपने कैलेंडर में लिख के रखिए कि आपको 6 महीने बाद MRI कराना है, या इस टाइम पे MRI कराना है, स्कैन्स कराने हैं, डॉक्टर को दिखाना है। तो उसको केयरलेसली मत लीजिए कि ठीक है देख लेंगे, वैसे मत लीजिए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोबारा स्ट्रोक ना आए। तो उसके लिए ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं, ये सारे जो भी डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको अगले 1 साल कैसे करना है, वो चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करिए सो दैट आपको स्ट्रोक दोबारा ना आए। क्योंकि स्ट्रोक दोबारा आने के बाद जो आपकी रिकवरी होती है वो 0 पे पहुंच जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। मैं हमेशा इस बारे में बताती हूँ कि आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप ड्रिंक स्मोक करके आप सोचेंगे कि आपको दोबारा स्ट्रोक नहीं आएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये फ्रीक्वेंटली स्ट्रोक के रीजंस होते हैं और कई बार फिर वो पेशेंट सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ड्रिंक करते, स्मोक करते, वो कम्प्लीटली आप बंद कर दीजिए। अगर आपकी डाइट ऐसी थी कि आप पहले बहुत जंक फूड खाते थे तो प्लीज़ आप उसको बंद कर दीजिए। फोकस ऑन योर डाइट, टेक हेल्दी सप्लीमेंट्स और ऐसी डाइट ली जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, आपके ब्रेन फॉग को कम करे, वेट है उसको बैलेंस कर सके। बिकॉज कई बार होता है, जैसे मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं रनिंग नहीं कर सकती या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं एक ऐसी डाइट मेंटेन करूँ जिससे मेरा वेट गेन ना हो। बैठे बैठे कम एक्टिविटीज़ करके वेट गेन होना बहुत आसान होता है। सो आई जस्ट मेक श्योर कि मेरी जो डाइट की क्वांटिटी है वो हमेशा बैलेंस्ड रहे। माई लास्ट पॉइंट है स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्ट्रोक रिकवरी। इंडिया में स्लीप को लेके थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है कि लोग जज करते हैं कि अरे आप इतना क्यों सोते हो या सोते ही रहते हो। ये बहुत ही गलत है। जितना आप सोएंगे आपका ब्रेन के जो सेल्स है उतने ज़्यादा हील होंगे। आप सोइए, बट हाँ थ्रू आउट द डे आपको नहीं सोना है। रात को जो आपका टाइम पे नींद लेना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी रात अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सोइए, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। मोस्टली बैठ के रहिए, लेटे लेटे नहीं रहना है, और जितना बैठ सकते हैं उतना बैठिए, चल सकते हैं उतना चलिए, थोड़ा वॉक करिए बाहर जाके। टाइमली सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 1 घंटा आपको नींद लेनी चाहिए।
एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए। कई बार होता है कि स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्लिप होने के बाद दोबारा ब्रेन इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेफली अपने जो भी रिहैब है उसको कर रहे हैं। टेक सपोर्ट। आप अगर बैलेंस नहीं है तो वॉकर के सपोर्ट से चलिए या आप दीवार के सहारे चलिए, साइड साइड चलिए या हाथ पकड़ के चलिए। आई मोस्टली प्रेफर जब भी मैं क्राउड में हूँ तो मैंने किसी का हाथ पकड़ा होगा, बिकॉज जितना भी प्रैक्टिस कर ले तो थोड़ा बहुत बैलेंस का इशू रहता ही रहता है स्ट्रोक के बाद, तो इससे गिरने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सपोर्ट लेके चल रहे हैं या आपने कोई इस चीज़ के प्रिकॉशन लिया हुआ है। बिना प्रिकॉशंस के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गिरने से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा करिए, इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं रिहैब में, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप अपने नी की स्ट्रेंथनिंग करिए, आप एंकल मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो टेक सपोर्ट। अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एज अ केयर गिवर या एज अ पेशेंट के दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी लोगों को पता होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।